हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन ने एनिमल टिश्यू के अंदर एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पढ़े हैं। आज हमें जो नेक्स्ट टाइप का टिश्यू स्टार्ट करना है दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में भी जब मैंने आपको इस लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, वैस्कुलर टिश्यू और स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को प्रॉपर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर मैट्रिक्स और सेल प्रॉपरली होते हैं, इसीलिए उसको कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कहते हैं। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू क्योंकि वो वेसल्स में मूव करता है, और स्केलेटल टिश्यू जो कि हमारे बॉडी का स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है वैस्कुलर टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ठीक है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, मूव करता है बॉडी के अंदर। ठीक है, इसको वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि ये वेसल्स में मूव करता है। ठीक है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू अपनी बॉडी के अंदर 2 तरीके का होता है, और इसके कुछ खासियत है कि इसके अंदर जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर सेल। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर ज़्यादातर क्या प्रेजेंट होता है, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है इसके मैट्रिक्स में फाइबर्स नहीं होते हैं, और ये मूवेबल होता है, मोटाइल होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है। ठीक है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप का है, एक है ब्लड, दूसरा है लिम्फ। ठीक है, ब्लड के बारे में सबने सुना होगा। ब्लड क्या होता है? ब्लड हमारी बॉडी में इधर से उधर मूव करता है, वेसल्स के अंदर मूव करता है। ठीक है, ब्लड के भी यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, जैसे कि मैट्रिक्स और सेल्स। तो ब्लड का जो मैट्रिक्स है दैट इज नोन एज प्लाज्मा, और ब्लड के सेल्स, जो ब्लड के सेल्स हैं उनको सेल्स नहीं कहते हैं, उनको कहते हैं कॉर्पस्कल्स। ठीक है, कॉर्पस्कल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लड के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस मैच्योरेशन के बाद गायब हो जाता है, मतलब वहाँ से हट जाता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। तो अब अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है तो उसको सेल कैसे कह सकते हैं? इसीलिए जो ब्लड के सेल्स हैं उसको कॉर्पस्कल्स कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड की जो कॉर्पस्कल्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं। रेड ब्लड सेल्स, या आरबीसी, या इरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, दूसरे जो सेल्स होते हैं वो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, या डब्ल्यूबीसी, या ल्यूकोसाइट्स। क्लियर? तीसरे जो ब्लड के सेल्स होते हैं, ये जो दोनों सेल्स हैं इनके अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट एक और सेल है प्लेटलेट्स, और इनको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स और आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है मैच्योरेशन के बाद, जैसे ही अपनी मैच्योरिटी लेवल पे पहुँचते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब फर्दर डिवीजन यहाँ पर कैसा है कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ग्रैन्युलोसाइट्स।
ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। ए ग्रैन्युलोसाइट मतलब कि यहाँ के ये जो सेल्स हैं, जो WBCs हैं, इनका जो सेल है उस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है तो वो होगा ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर, और अगर ग्रैन्यूल्स नहीं है तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ए, यानी कि ग्रैन्यूल्स नहीं है। तो जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे वो आएंगे ए ग्रैन्युलोसाइट्स, और ये होते हैं 2 टाइप के, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इसके बाद जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं वो होते हैं 3 टाइप के, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एंड यूसिनोफिल्स, ठीक है। तो टोटल WBC कितने टाइप के हो गए, 5 टाइप के। WBC होते हैं 5 टाइप के, RBC सिंगल टाइप के, ठीक है, और प्लेटलेट्स भी सिंगल, ठीक है। तो ये था पूरा क्लासिफिकेशन किसका, ब्लड का, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा से। ब्लड के अंदर प्लाज्मा एक्चुअली क्या होता है, ब्लड का मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ब्लड के मैट्रिक्स में फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं बिल्कुल भी, और जो ब्लड का जो प्लाज्मा है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, मेनली 90 to 92% ये बना हुआ होता है वाटर का, बाकी इसके अंदर और चीज़ें होती हैं। ठीक है, बाकी इसके अंदर होंगे कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और प्रोटीन्स, ठीक है। मेन कॉम्पोजिशन है वाटर का, तो वाटर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है और उसके बाद बाकी की ये सारी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, प्लाज्मा का फंक्शन है जो, जैसे कि जो ब्लड का है एक्चुअली में वही प्लाज्मा का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये है प्लाज्मा। अब स्टार्ट करते हैं ब्लड के सेल्स या कॉर्पस्कल्स मोर अप्रोप्रिएटली। ठीक है, 3 टाइप के सेल्स हैं, RBC, WBC
एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। WBC को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। सॉरी, RBC को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, WBC को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अब RBCs जो होते हैं ये होते हैं डीन्यूक्लिएटेड, यानी कि इनके अंदर मेच्योरिटी के बाद न्यूक्लियस नहीं होता है, डीनेचर हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले ये होता है डीन्यूक्लिएटेड और बाय कॉन्केव। बाय कॉन्केव कैसा होगा, मतलब दोनों साइड से कॉन्केव शेप का होगा, जैसे कि इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का होगा। तो ऐसा क्यों है, और न्यूक्लियस भी क्यों नहीं है इसके अंदर? इसलिए नहीं है क्योंकि RBC के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस पिगमेंट को कहते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पर अकोमोडेट हो सके, इसीलिए इसके अंदर कोई भी ना तो सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, ना ही यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इसका शेप भी इसी तरीके से होता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ऑक्सीजन को अकोमोडेट कर पाए। ठीक है। वेयर एज जो WBCs हैं, WBC का जो शेप होता है वो अमीबॉइड शेप होता है। अमीबॉइड, जैसे अमीबा आप सबने देखा है, अमीबा क्या होता है, कंटिन्यूसली शेप चेंज करता रहता है। वैसे ही RBC होते हैं, सॉरी WBCs होते हैं, इनका भी शेप चेंज होता रहता है, इसीलिए इनकी जो शेप है उसको अमीबॉइड शेप कहा गया है। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो स्पिंडल जैसे होते हैं, ठीक है। WBC के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। RBC के पास एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। ठीक है, दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है? इस हीमोग्लोबिन का फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाती है वो किसके थ्रू जाती है? इसी हीमोग्लोबिन के थ्रू, रेड ब्लड सेल्स के थ्रू। ठीक है, अब आते हैं WBCs पे। तो WBC क्या करते हैं? WBC का शेप अमीबॉइड है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। अब WBCs जो होते हैं वो हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। जैसे सोल्जर्स होते हैं बॉर्डर पे जो कि हमें फॉरेन अटैक से हमें बचाते हैं, वैसे ही ये WBC हैं जो कि हमारी बॉडी को किसी भी फॉरेन पार्टिकल से हमें बचाते हैं। तो ये हमारे बॉडी की क्या है? आर्मी है, सोल्जर्स हैं हमारी बॉडी के। ठीक है, सोल्जर्स हैं, तो सोल्जर्स क्या करते हैं? डिफेंस में हेल्प करते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म। प्लेटलेट्स, अब प्लेटलेट्स क्या करते हैं? कभी हमारे चोट लगती है बॉडी पे,
तो चोट लगने के बाद अगर हम थोड़ी देर उस जगह को ऐसे प्रेस करके रखते हैं तो क्या होता है, खून वहाँ पे रुक जाता है, यानी कि ब्लड जो है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो कैसे स्टॉप होता है, बिकॉज ऑफ दीज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वहाँ पर एक क्लॉट बना लेते हैं, बिल्कुल इस तरीके से, जैसे जाली होती है ना, ऐसा इस तरीके का एक नेटवर्क वहाँ पे बना लेते हैं। तो जो आरबीसीज हैं वो इस तरीके से इसमें फंस जाती है और ये एक पूरा क्लॉट बन जाता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स क्या कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। WBCs कितने थे, 5 टाइप्स के थे। ये एक इसका स्पेशल पॉइंट कि ये 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके लाइफ स्पैन की, कि इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, मतलब कि एक सेल जब बना, मैच्योर हुआ और फिर उसकी डेथ कब होती है, अपनी बॉडी में एक सेल बनने के बाद कितने दिन तक अपनी बॉडी में रह रहा है, ये वाले, ठीक है। तो आरबीसी जो है उसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का। ठीक है, और जो WBCs हैं उसका है 13 to 20 डेज का। ठीक है, और जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन है 8 to 9 डेज का, ठीक है। तो ये है तीनों आरबीसी, WBC एंड प्लेटलेट्स। ये हैं ब्लड के 3 कॉर्पस्कल्स जिनके क्या क्या फंक्शन है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आरबीसीज जो हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, बाइकॉन्केव भी इसीलिए ही है, ठीक है। रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का काम क्या है बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। लाइफ स्पैन है इनका 120 डेज। 120 डेज के बाद आरबीसी का जो है वो ख़त्म हो जाते हैं अपने बॉडी के अंदर, स्प्लीन में जाके वहाँ पे ये ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद है WBCs जो कि अमीबॉइड शेप के होते हैं, क्योंकि ये अपना शेप चेंज करते रहते हैं जैसे अमीबा चेंज करता है, ठीक है। न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। तो हमारी बॉडी में ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, ठीक है। 5 टाइप के होते हैं, वो कौन से 5 टाइप होते हैं ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। उसके बाद इनका जो लाइफ स्पैन है वो है 13 to 20 डेज का है। उसके बाद प्लेटलेट्स स्पिंडल शेप जैसे होते हैं, न्यूक्लियस इनके अंदर एब्सेंट होता है और ये हमारी बॉडी के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और लाइफ स्पैन जो है इनका वो 8 to 9 डेज का होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है तो जब ब्लड हमारी वेसल्स में मूव कर रहा है तब क्यों नहीं ये क्लॉट बनाता, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज हेपेरिन। वो एंटी कोआगुलेंट होता है और वो ब्लड को हमारी जब वेसल्स में मूव करता है तो वो उसको क्लॉट नहीं होने देता, ठीक है। तो ये है 3 ब्लड के कॉर्पस्कल्स। अब स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड कंप्लीट हो चुका है, हमने लिम्फ भी हमने प्लाज्मा भी पढ़ लिया है और कॉर्पस्कल्स भी पढ़ लिए हैं। अब बचा हमारा लिम्फ, ठीक है। तो फंक्शंस इनके इजीली आप ऐसे लिख सकते हैं कि ब्लड का काम क्या है, मेनली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था प्लाज्मा के अंदर वो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा था। तो प्लाज्मा और जो ब्लड के कॉर्पस्कल्स है वो एक ही साथ मूव करते हैं। तो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर जिस भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है सब कहाँ से मूव करता है, कैसे मूव करता है, ब्लड के थ्रू, ठीक है। इवन जो वेस्ट मटेरियल हमारे सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है वो भी, या मेटाबॉलिक वेस्ट जो भी प्रोड्यूस होता है सब ब्लड के थ्रू ही कहाँ जाते हैं, किडनी में जाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ब्लड ने डिफेंस का भी काम किया है
और सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन का भी काम किया है। अब ब्लड क्या करता है, बॉडी में इधर से उधर मूव करता है, कंटिन्यूसली मूव करता ही रहता है, तो इसकी वजह से हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन्ड रहता है। ठीक है, अब ये जो लिम्फ है, लिम्फ अलग वेसल्स में मूव करता है, जैसे ब्लड वेसल्स में मूव कर रहा था, वैसे ही ये जो लिम्फ है ये लिम्फेटिक वेसल्स में मूव करता है। और ये बनता कैसे, ठीक है, जैसे ब्लड जो है वो वेसल्स में मूव करता है तो उनमें से जो कुछ फ्लूइड बाहर आ जाता है, जो कि सेल्स के जो स्पेस होती है, सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है, जैसे कि ये जो फ्लूइड है यहाँ पर रहता है, और एक्चुअल में ये लिम्फ क्या कर रहा है, अल्टीमेटली वापस जाके कहाँ मिल जाता है, ब्लड में ही मिलता है। ठीक है, तो ब्लड के अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है और कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो कुछ सेल कौन से, वही जो WBC थे, ल्यूकोसाइट, वही यहाँ पर होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने ब्लड में थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी का वही फ्लूइड आएगा और कुछ सेल्स आएंगे। सेल्स कौन से यहाँ पे, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, इतना ज़्यादा काउंट नहीं होगा, लेकिन होते वही हैं, उसी शेप के, लेकिन काउंट कम होगा। यहाँ का जो ब्लड, इसका जो लिक्विड है, इसको कहते हैं यहाँ पर इसके मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का अमाउंट भी ब्लड से कम है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ब्लड प्लाज्मा से थोड़ा कम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और जो ल्यूकोसाइड्स हैं वो भी यहाँ पर ब्लड से थोड़ा कम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि अगर आप कह सकते हो कि जो लिम्फ है, लिम्फ क्या है एक्चुअल में, ब्लड माइनस RBC। लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड के अंदर से माइनस कर दो RBC, RBC हटा दो ब्लड के अंदर से। ठीक है, RBC हटा दो और प्लेटलेट्स हटा दो। ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर ऐड कर दो, कुछ प्रोटीन्स भी यहाँ से जो ब्लड से लिम्फ के अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो कम होते हैं, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बताया, लेस देन प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ से कम कर देंगे ब्लड के अंदर से, तो बचेगा क्या, लिम्फ। ठीक है, सब कुछ निकाल दिया, प्लेटलेट्स निकाल दिए, RBC निकाल दिया, कुछ प्रोटीन निकाल दिया। अब क्या बचे, थोड़ा बहुत प्रोटीन और थोड़े बहुत ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो वो आ जाएंगे किसके अंदर, लिम्फ के अंदर। अब लिम्फ क्या होता है, एक इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, लिम्फ का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इट एक्ट एज अ मिडलमैन। between tissues and blood. Okay,
मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो लिम्फ है वो अल्टीमेटली वापस जाके निकला भी ब्लड से ही था, अल्टीमेटली लास्ट में जाकर भी ब्लड में ही मिलता है। तो एक कम्युनिकेशन की तरह वर्क करता है ये किसके बीच में, बिटवीन टिश्यूज़ एंड द ब्लड। टिश्यूज़ के अंदर का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो था वहाँ पर लिम्फ प्रेजेंट होता है, और फिर वो उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड उस लिम्फ को जो है लिम्फेटिक वेसल्स ले जाती हैं, और अल्टीमेटली लास्ट में ले जाके वो कहाँ मिलता है, ब्लड में ही मिलता है। तो इट एक्ट एज अ मिडिल मैन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मिडिल मैन जो है, ठीक है, तो ये मिडिल मैन की तरह यहाँ पे वर्क करता है, जो कि मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़, ठीक है। अब इसका दूसरा फंक्शन क्या है, ये टिश्यूज़ को मॉइस्ट रखता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रहता है तो टिश्यूज़ जो हैं वो इसके मॉइस्ट रहते हैं। हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में खाना अल्टीमेटली कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन्स में, ठीक है। इंटेस्टाइन से पूरा खाना, सारे जो भी कंपोनेंट है, न्यूट्रिएंट हैं, सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन द ब्लड वेसल्स, लेकिन सिर्फ एक कंपोनेंट ऐसा है जिसको लिम्फ की ज़रूरत पड़ती है फॉर एब्जॉर्प्शन, तो वो है फैट। तो फैट के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। और जो इंटेस्टाइन की लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनको कहते हैं लेक्टील्स। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे दूसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू जो कि है स्केलेटल टिश्यू। थैंक यू।